Hello friends, how are you all? I hope you must be doing well and taking your study to the next level. So I am Amitesh Soni और मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, भारतीय संविधान की सीरीज है और यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रही है, आप वहां पे जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए। उसके साथ साथ मैं उनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं एक प्लेलिस्ट में अलग प्लेलिस्ट बना के दे दिया हूं, उसके लिए भी ऊपर लिंक आ रही है, वहां भी आप उस वीडियो को भी पहले देखिए, उन सवालों को सॉल्व करिए क्योंकि उन सवालों के साथ हमने आपके टॉपिक को क्लियर किया है और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया उसका इंडिविजुअल टॉपिक भी मैंने आपको दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, संवैधानिक विकास का। आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार इससे सवाल पूछा गया है। तो टॉपिक क्या है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हम लोग कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अगस्त ऑफर के विषय में, यानी अगस्त प्रस्ताव के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण मिशन के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। आज जो हमारा ओवरऑल टॉपिक रहेगा, आज जो हमारा ओवरऑल सेशन रहेगा वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ कहानियां भी रहेंगी जिनसे ये टॉपिक जो है आपका वो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान सभा, जो संविधान सभा है इसकी डिमांड की गई। क्यों डिमांड की गई? क्योंकि जितने भी हमारे भारत के राजनेता थे या जितने भी भारतीय राजनेता थे, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो हमेशा से ये चाहते थे कि हमारे भारत के लिए एक स्वदेशी संविधान सभा हो, यानी संविधान सभा में जितने भी मेंबर हों वो भारतीय हों। ठीक है, यानी ये चाहते थे कि जो भारतीय बागडोर है, यानी भारत का जो नेतृत्व है वो भारतीयों के माध्यम से ही किया जाए, केवल और केवल किसके माध्यम से? भारतीयों के माध्यम से। तो कई बार समय समय पे संविधान सभा की डिमांड उठी, कई बार समय समय पे संविधान सभा की डिमांड हुई। जैसे आप अगर यहां पे देखें तो 1895 में, यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज्य विधेयक आया था, स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया? एक संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, एक संविधान सभा की मांग की गई थी। अब अगर आप देखें तो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें भारतीयों को नेतृत्व करने की जो पावर है वो भारतीयों के पास आए, यानी भारत का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से किसके हाथ में हो? भारतीयों के हाथ में हो। ठीक है, ऐसे ही जब आप देखते हैं तो यहां पे आपको देखना है कि 1934 में एक लेफ्ट के बहुत ही अच्छे नेता थे, लेफ्ट यानी वामपंथियों के एक बहुत ही अच्छे नेता थे। आप कह सकते हैं कि वामपंथी में एक प्रखर जो नेता थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? M.N. राय। ये M.N. रॉय जो थे, इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की डिमांड की। ठीक है, ये लेफ्ट के नेता थे और इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। बट ध्यान रखिएगा, जो एक ऑथेंटिक डिमांड थी, ऑथेंटिक डिमांड मतलब किसी को रेफरेंस में लेके डिमांड की गई। ठीक, और वो कब की गई? वो की गई 1938 में। और 1938 में जो आपके JL नेहरू थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया? सबसे पहली बार एक ऑथेंटिक रूप में, यानी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह डिमांड की गई कि हमें एक स्वदेशी संविधान सभा चाहिए। कैसी संविधान सभा चाहिए? स्वदेशी संविधान सभा चाहिए, और ऐसी संविधान सभा जिसमें सारे सदस्य भारतीय हों और वो क्या करें, वो आगे की रणनीति बनाए कि हमारे भारत को कैसे चलाना है, हमारे भारत की प्रकृति कैसी होगी। ये सारा कुछ किसने डिसाइड किया? ये सारा कुछ संविधान सभा ने डिसाइड किया। तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की, कब? 1938 में, और इन्होंने कहा कि हमें एक स्वदेशी संविधान सभा चाहिए। किससे ये मांग की? ये ब्रिटेन या आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि हमें क्या चाहिए? एक स्वदेशी संविधान सभा चाहिए। तो आई होप ये तीनों ईयर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ये तीनों ईयर आपको याद करने, ये चारों ईयर जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। यहां पे आप लिख लीजिएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए और ये चारों ईयर आपको याद होने चाहिए। इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की, और वो संविधान सभा जो आगे चल के भारत का क्या करेगा? भारत के लिए एक नियमों का निर्माण करेगी, जिससे क्या होगा? भारत की बागडोर आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो ये चार नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक? इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, कैसे क्या चीजें हुई, ठीक है? चलिए अब देखिए, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से एक डिमांड आई संविधान सभा के लिए, तो वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं रिस्पांस देना था, और इस रिस्पांस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1940 में एक प्रस्ताव आया, जिसको क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है? या अगस्त ऑफर, ठीक? अब ध्यान रखिएगा, ये अगस्त जो ऑफर आया था, ये बेसिकली कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? और ये किसके माध्यम से आया? ये आया लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक? ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या किया गया? एक ऑफर दिया गया अगस्त प्रस्ताव का। अब समझिएगा अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया। बहुत ही अच्छी यहां पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, इसे प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि हम क्या करेंगे? हम एक ऐसा नियम बनाएंगे जिसमें आपको संविधान में परिवर्तन करने की क्या होगी? छूट मिलेगी, या आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं या अपने नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, बट यह परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक अल्पसंख्यक वर्ग उसके लिए क्या हो ना हो, सहमत ना हो। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे जो मुस्लिम लीग थी उसको तो ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया, क्योंकि मुस्लिम लीग के इंटरफेयर के बिना या मुस्लिम लीग के स्वीकृति के बिना आप किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, ये अगस्त प्रस्ताव बोला, ठीक है? आप देखिए वहां पे मुस्लिम लीग को तो ये बात पसंद आई, बट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? समझिएगा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज, मतलब आप ये मत समझिएगा कि यहां पे कुछ ऐसा हुआ जिससे इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, नहीं। कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत किसी भी वजह से दो पार्ट में डिवाइड ना हो, ठीक है? या आप कह सकते हैं कि जो भारतीय राजनेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से भारत दो पार्ट में विभाजित हो या उसका क्या हो, डिवीजन हो, ठीक? और ये प्रस्ताव ऐसा ही था। ये प्रस्ताव कह रहा था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कहीं ना कहीं ये फूट डालो और शासन करो वाली नीति थी, ठीक है? इसी वजह से कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया।
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। अब देखिए यहां पे कांग्रेस के मना करने का एक कारण और था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे और वहां पे पूरे सदस्य क्या होंगे, स्वदेशी होंगे। और इसने क्या कहा, इस प्रस्ताव ने कहा, अगस्त प्रस्ताव ने कहा कि हम आपके संविधान सभा का गठन कराएंगे जिसमें अधिकतर भारतीय होंगे, जिसमें अधिकतर भारतीय होंगे। शब्द को समझिएगा, अधिकतर भारतीय, इसका मतलब पूरे भारतीय नहीं, कुछ सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के होंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के होंगे। और इस वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और इस पूरे प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। अब जब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये लेबर पार्टी के क्या थे, लेबर पार्टी के नेता थे या लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स को क्या किया गया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स को क्रिप्स मिशन के रूप में इनके अंडर में एक क्रिप्स मिशन बनाया गया और इसे भारत भेजा गया। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस समय जो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्या, विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल उस समय क्या थे, ब्रिटेन पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री थे। और ब्रिटेन पार्लियामेंट के जो प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे, इन्होंने क्या किया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन का निर्माण किया जिसका नाम कहा गया क्रिप्स मिशन और इसे भारत उन्होंने भेजा। अब समझिएगा इसका जो एम था वो क्या था, इसका जो एम था वो क्या था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्रिप्स मिशन का जो बेसिक एम था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। यानी आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जो क्रिप्स मिशन का एम था या उद्देश्य था वो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का क्या प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान था, जापान की शक्तियां बहुत ही बढ़ गई थी, जापान की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और यहां पे यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना, ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। ठीक, और एक समझिए ब्रिटेन। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन पे दबाव डालना इसलिए स्टार्ट किया कि ब्रिटेन क्या करे, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करे या भारत के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे भारत क्या करे, द्वितीय विश्व युद्ध में इनका सहयोग करे। और क्यों ये ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जापान की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये चाह रहे थे कि भारत क्या हो, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो।
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव बनाया कि आप भारत के लिए कुछ ऐसा करें। अब उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्या था, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की मांग। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा था। तो जब ये दबाव विंस्टन चर्चिल के ऊपर पड़ा, विंस्टन चर्चिल कौन थे, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो जब दबाव विंस्टन चर्चिल के ऊपर पड़ा तो विंस्टन चर्चिल ने समय की मांग को समझा और उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन करने का एक प्रस्ताव भेजा। और वो प्रस्ताव क्या है, कौन लेके गया, क्रिप्स मिशन लेके गया। कौन लेके गया, क्रिप्स मिशन लेके भारत आया। और कौन आए, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। बट ध्यान रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना नहीं था। इसका मेन उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, हालांकि इस प्रस्ताव से विंस्टन चर्चिल भी ज्यादा सहमत नहीं थे। और क्यों सहमत नहीं थे, यह बात आगे आपको पता चल जाएगी। यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तो भारत भेजा गया। ठीक है, बट प्रस्ताव में क्या कहा गया, प्रस्ताव में कहा गया जो सबसे बड़ा कारण था इसे क्या करने का, डिनाई करने का, या इसे आप कह सकते हैं कि इसे ना मानने का, अस्वीकार करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि क्रिप्स मिशन ये बोल रहा था कि हम आपके संविधान सभा का गठन करवाएंगे, हम आपके संविधान सभा का गठन करवाएंगे, बट द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपके संविधान सभा का गठन कराएंगे। और यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला। पोस्ट डेटेड चेक, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन को क्या बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, यानी जो चेक ऐसा जिसमें डेट कोई और डली हो। हालांकि महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और कैसे बैंक का जो करप्ट हो गया हो, ऐसा बैंक जो करप्ट हो गया हो। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक इसीलिए बोला गया था क्योंकि ये उसी टाइम पे संविधान सभा का गठन नहीं करा रहे थे। ये क्या कह रहे थे कि संविधान सभा का गठन हम कराएंगे, संविधान सभा का गठन हम कराएंगे, बट कब कराएंगे, हम इसके बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे मेजर जो रीजन था वो यही था इसे अस्वीकार करने का। हालांकि बाद में आप जानते हैं या आपने पढ़ा होगा में भी, विंस्टन चर्चिल ने भी 1961 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। 1961 में उन्होंने क्रिप्स मिशन को एक नाम दिया था, और वो नाम क्या था, अ मैरिज विदाउट ब्राइड। अ मैरिज विदाउट ब्राइड, यानी एक ऐसी शादी जिसकी दुल्हन ना हो, जिसमें दुल्हन ही ना हो। यानी यहां कहा तो जा रहा था कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, बट क्या एक्चुअल में हो रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल भी इससे सहमत नहीं थे। अब चलिए समझते हैं कि और क्या रीजन थे जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। देखिए, क्रिप्स मिशन ये बोल रहा था कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में सामने लाएंगे। यानी क्रिप्स मिशन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, वो एक डोमिनियन स्टेट के रूप में भारत को प्रदर्शित कर रहा था। दूसरी बात, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो डिमांड की गई थी कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हम क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। जबकि क्रिप्स मिशन कह रहा था कि हम क्या करेंगे, मनोनयन करेंगे, यानी नॉमिनेट करेंगे, सदस्यों को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ये रीजन था। और सबसे लास्ट का रीजन क्या था, सबसे लास्ट का रीजन ये था कि ये जो क्रिप्स मिशन है, ये भारत को
प्रांतों और संघ में, यानी संघ और संघ के अंदर क्या होगा, प्रांत होगा। और यहां पे ये कृषि मिशन ये कह रहा था कि प्रांतों के पास भी संविधान बनाने की स्वतंत्रता है, यानी भारत में ही आपको दो तरह के संविधान, अगर कृषि मिशन लागू हो गया होता तो भारत में ही आपको दो तरह के संविधान दिखते, स्टेट के अलग और संघ के अलग। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इतने सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या किया गया, कृषि मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। तो आई होप कृषि मिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो वन लाइनर फैक्ट है इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, कैबिनेट मिशन। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन जब आया, ईयर कौन सा था, 1946। ठीक है, 1946। अब यहां पे आपको दूसरी बात याद रखनी है कि इस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो एटली जी थे। ठीक है, और एटली जी ने क्या किया, 3 सदस्यों वाला एक मिशन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ठीक है, और इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, और ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये क्या थे, इसके चेयरपर्सन थे, इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो पैथिक लॉरेंस थे ये क्या थे, भारत सचिव थे। ये क्या थे, भारत सचिव। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ कौन आए, इसके साथ साथ स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड कौन सा था, A.V. अलेक्जेंडर। ठीक, स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापारिक मामलों के क्या थे, जो डिपार्टमेंट था उसका अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो A.V. अलेक्जेंडर थे ये कौन थे, नौसेना के प्रमुख थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 3 सदस्यों वाला, ये चेयरपर्सन ऑफ ट्रेड रिलेशन है ना, यहां पे लिख दीजिएगा चेयरपर्सन ऑफ ट्रेड रिलेशन। ये 3 सदस्यों वाला जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रमुख एम था वो क्या था, संविधान सभा का गठन। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, संविधान सभा का गठन। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट में याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, संविधान सभा का गठन। अब इतना चीज क्लियर होने के बाद, ये सारी चीज क्लियर होने के बाद, ये जितने वन लाइनर्स हैं ये सारा कुछ आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद एक चीज आपको समझना है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया, वो भारत की एक रूपरेखा तैयार किया। ठीक है, और यहां पे आपको एक चीज देखना है कि इसने क्या किया, भारत को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरी बात को समझिएगा और बहुत ही क्लियर कट में आपको यह समझना है, क्योंकि यही से आपको समझ में आएगा कि क्यों मुस्लिम लीग भी इसके लिए तैयार हो गया, कैबिनेट मिशन। क्योंकि कैबिनेट मिशन में कहीं भी पाकिस्तान की बात नहीं कही गई, बिल्कुल भी पाकिस्तान की बात नहीं कही गई कैबिनेट मिशन में। बट फिर भी इसके बाद जिन्ना साहब इसके लिए तैयार हो गए। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके लिए तैयार हो गई। ठीक है, जबकि कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके बाद भी इसके लिए तैयार हो गए। ठीक, ऐसा क्या था, तो प्लीज इसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो कैबिनेट मिशन है ये कहीं ना कहीं भारत में
थ्री टियर फेडरेशन सिस्टम की स्थापना करना चाह रहा था। अब थ्री टियर फेडरेशन सिस्टम क्या है, यहां पे देखिएगा, थ्री टियर फेडरेशन सिस्टम का मतलब होता है कि पहले प्रोविंसेस होंगे, ठीक, प्रोविंसेस के बाद प्रोविंसेस का एक ग्रुप होगा, सेक्शन होगा, ठीक है, एक सेक्शन होगा या प्रोविंसेस का एक ग्रुप होगा, और वो सारे सेक्शंस मिलके क्या बनाएंगे, आपका केंद्र बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। हालांकि कैबिनेट मिशन ने कहा कि सेंटर के पास पावर कम होगी, सारी पावर उन्होंने प्रोविंसेस को दे दिया, अधिकतर पावर। फिर भी ये चीज थोड़ी सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गलत लगी। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थे, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने नेता थे इससे खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने कहीं भी भारत के डिवीजन की बात नहीं कही, भारत के विभाजन की बात इसने नहीं कही, और इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। आप समझिए मुस्लिम लीग ने इसको क्यों स्वीकार किया, इसका भी रीजन समझिए। देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, थ्री टियर सिस्टम बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा, यहां पे आप देख रहे हैं कि थ्री टियर सिस्टम है, पहले प्रोविंसेस है, उसके बाद प्रोविंसेस का एक सेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा, और वो सब मिलके क्या बनाएंगे, वो सब मिलके फेडरेशन का निर्माण करेंगे, आप कह सकते हैं एक संघ का निर्माण करेंगे, और ऊपर क्या होगा, संघ होगा या सेंटर होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि हम पूरे भारत का जो क्षेत्र है इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, या 3 प्रोविंसेस के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सेक्शन है जो ग्रीन कलर का है, दूसरा सेक्शन ब्लू कलर का है, ठीक है। ऐसे 3 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान वाला ये जो आपका बलूचिस्तान वाला सेक्शन है, ठीक है, ये जो बलूचिस्तान वाला सेक्शन है ये है ना, और आप देख रहे हैं उधर जो आपको ईस्ट में दिख रहा है बांग्लादेश और असम, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक, यही आगे चल के क्या बनता है, पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश, ठीक, और इधर वाला बलूचिस्तान वाला जो सेक्टर देख रहे हैं आप, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट है, जम्मू कश्मीर वगैरह, वो दिख रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहां पे 3 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं इंडिया में, भारत के पूरे उसमें संयुक्त भारत में, ठीक है, या अनडिविजिबल जो इंडिया था उसमें आपको 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, और ये 3 सेक्शंस का निर्धारण किसने किया, कैबिनेट मिशन ने किया। अब देखिए कौन सी ऐसी बात थी जो मुस्लिम लीग को अच्छी लग गई, और मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। यहां पे देखिए बात क्या कही गई कि हर एक प्रोविंस क्या करेगा, हर एक प्रोविंस सेक्शंस को चुनेंगे, ठीक है, और चुनने के बाद हर एक प्रोविंस अपना संविधान बनाएंगे, और संविधान क्या करेंगे, उस संविधान को सेक्शंस में भेजेंगे, ठीक है। और सेक्शंस से क्या होगा, सेक्शंस आगे बढ़ेगा और वो पूरे संघ का निर्माण करेगा, यानी फेडरेशन का निर्माण करेगा। यानी आपको यहां पे ये समझना है कि हर एक सेक्शन में कई प्रोविंसेस होंगे। बट अच्छी बात कौन सी थी जो मुस्लिम लीग को अच्छी लगी, क्योंकि यहां पे ये भी कहा गया कि जितने भी प्रोविंस हैं वो 5 साल के बाद अपने सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, 5 साल के बाद अपने सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मुस्लिम लीग को यह बात अच्छी लगी कि हम क्या करेंगे, बलूचिस्तान वाले सेक्शन को, जहां पे बलूचिस्तान है, और आप ये जो वेस्टर्न स्टेट्स देख रहे हैं, वेस्टर्न प्रोविंस देख रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, ये, और उधर जो आपका ईस्टर्न सेक्शन दिख रहा है, इन प्रोविंसेस को एक सेक्शन में ला लेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें एक भारत के बराबर, यानी भारत के साइज का क्या दिखने लगा, पाकिस्तान दिखने लगा, और उन्हें लगा कि इस तरह से हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का निर्माण करा लेंगे, ठीक। तो ये बात उनको अच्छी लगी, और इसी वजह से उन्होंने भी क्या कर लिया, इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया,
ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कैबिनेट मिशन से एग्री थे और जो मुस्लिम लीग थे वो भी कैबिनेट मिशन से क्या थी, एग्री थी। अब क्या करना था, कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हो। तो यहां पे देखिएगा, कैबिनेट मिशन ने कुछ बातें कही संविधान सभा के विषय में, जो चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम 10 लाख में एक मेंबर को चुनेंगे। ठीक है, 10 लाख में एक मेंबर को चुनेंगे। ये जो मेंबर होगा ये जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। और कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि जनता के द्वारा ही चुना जाएगा तो वो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा यहां पे जो ये इलेक्शन सिस्टम था उसे इनडायरेक्ट ही बोला गया, अप्रत्यक्ष ही बोला गया। ठीक है, ये आपको बुक में भी मेंशन मिल जाएगा, ये कैबिनेट मिशन ने कहा। अब अगली बात, यहां पे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं, सुनिएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन ने कहा कि पूरे भारत में हम क्या करेंगे, 389 सदस्यों को चुनेंगे। कितने सदस्यों को चुनेंगे, 389 सदस्यों को चुनेंगे, जिसमें से 296 जो मेंबर होंगे, 296 मेंबर जो होंगे वो कहां से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से होंगे। ठीक है, कहां से होंगे, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से होंगे। यानी ब्रिटिश इंडिया का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे सीधे सीधे ब्रिटिश का क्या है, आधिपत्य है, ब्रिटेन का आधिपत्य है। ठीक है, और 93 ऐसे होंगे, 93 ऐसे होंगे जो कहां से होंगे, देसी रियासतों से होंगे, जो कहां से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा 14 तो केवल राजस्थान से थे, 14 केवल राजस्थान से थे। अब क्या होगा, यहां पे इलेक्शन होगा, यहां पे इलेक्शन होगा और देसी रियासतों में क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। देसी रियासतों में क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पे जो 292 मेंबर होंगे वो कहां से होंगे, प्रोविंस से होंगे, वो कहां से होंगे, प्रोविंस से होंगे। और जो 4 मेंबर्स होंगे ये कहां से होंगे, चीफ कमिश्नरी स्टेट से होंगे। कहां से होंगे, चीफ कमिश्नरी स्टेट से होंगे। अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा चीफ कमिश्नरी स्टेट यहां पे 4 थी। कौन कौन सी, दिल्ली, ठीक है, कुर्ग, ठीक, बलूचिस्तान, और क्या थी, अजमेर, ये आपकी 4 कमिश्नरी स्टेट यहां पे आ गई। आई होप ये चारों कमिश्नरी स्टेट का नाम आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे पूरा डिवीजन आपको दिख गया। यहां पे डिवीजन कौन कौन सा है, 389 मेंबर्स, 296 ब्रिटिश इंडिया से एंड 93 जो रियासतें थी वहां से। 296 में 292 प्रोविंसेस से थे और 4 कहां से थे, चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे। और ये चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन सा था, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान एंड अजमेर, मेरवाड़। ठीक है, इतना आपको यहां पे क्लियर रखना है। अब देखिए यहां पे जब इतना क्लियर हो जाता है तो आगे चलते हैं। यहां पे क्या हुआ, अगला क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। ठीक, मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, यहीं पे आपको बता दे रहा हूं क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन कब हुआ, इलेक्शन कब हुआ, यह हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन कितने सीटों के लिए हुआ, 296 के लिए हुआ।
अब आपके दिमाग में होगा कि जब 389 मेंबर्स थे तो इतने के लिए क्यों इलेक्शन हुआ? तो इस इतने के लिए इसलिए इलेक्शन हुआ कि देसी रियासतों ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इलेक्शन केवल इतने के लिए हुआ, जिसमें ध्यान रखिएगा 208 कांग्रेस को सीट मिली, कितनी? 208। ध्यान रखिएगा 73 जो सीट्स मिली वो किसको मिली? मुस्लिम लीग को। 73 जो सीट मिली वो किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और जो 15 सीटें मिली वो अदर को मिली। ठीक, कितने मिली? अदर को मिली। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 73 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, इन्होंने भी क्या कर दिया था? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। आगे ये लोग भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बट इतना फैक्ट आपको ध्यान देना है कि इतनी सारी चीजें हुई, इतने मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें इतनी सीटें कांग्रेस को मिली, इतनी सीटें मुस्लिम लीग को मिली और इतनी सीटें अदर को मिली। ठीक है, तो ये टोटल फैक्चुअल डाटा था जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने बेस क्या बनाया? अगस्त ऑफर को, अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को और कैबिनेट मिशन को, और ढेर सारे हमने क्या किया? फैक्चुअल डाटा को कलेक्ट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? संविधान सभा की जो बैठक होती है और बैठक में जो जो चीजें हुई और कैसे कैसे संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो ये जितने डाटा हैं, कौन अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बना, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? सारे फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितना भी आज हुआ ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना, नोट डाउन करते चलिएगा हर एक फैक्ट को। ठीक, और थोड़ा सा इसे और अच्छा करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बुक वगैरह भी पढ़िएगा। और अगर इस तरह से आपने सारे डाटा को क्लियर कर लिया, सारे कंफ्यूजन आपने दूर कर लिए, सारे फैक्ट आपने पढ़ लिए, तो ध्यान रखिएगा संविधान में आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर संविधान में आपकी पकड़ अच्छी है, ध्यान रखिए कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूं, अगर संविधान में आपकी पकड़ अच्छी है, अगर ज्योग्राफी में आपकी पकड़ अच्छी है, और अगर इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं या इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं जिसे आईआर कहते हैं, अगर इसमें अच्छी पकड़ है आपकी, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम निकालना, जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उनको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर इनमें पकड़ आपकी अच्छी है तो आप ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। आपका जो सामान्य सवालों के जवाब होंगे वो सारगर्भित होंगे, यानी आप उसमें बहुत अच्छे फैक्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे डेटा दे सकते हैं, और आपका जो आंसर होगा ना वो बहुत इंप्रेसिव हो सकता है। ठीक, तो प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा विंसेंट चर्चिल की बुक, ठीक है, अ मैरिज विदाउट ब्राइड, ठीक है, तो ऐसे जब चीजें आपके आंसर में पड़ती हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव आंसर हो जाता है और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपनी स्टडी को और अच्छा करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।